पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? देखिए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती कैसे है, अचीव कैसे होती है वो समझिए। जब भी कभी कोई भी एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन हो, मान लीजिए ये हेलोजन से कंबाइन है, Cl से कंबाइन है, अगर ये एलिमेंट Cl से कंबाइन है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन दैट ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से अगर ये कंबाइन है तो क्या होगा, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, इन पे पॉजिटिव आएगा, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी। अब कंडीशन ये आती है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है। याद रखना, जब भी कभी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करते हैं, शेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जो सिंगलिंग फील्ड होते हैं। तो अगर हम इनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या था, जरा ध्यान देना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इनका, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दो जरा एक मिनट, NH2 NH में 2 थे और NP3 P में 3 थे। तो कंडीशन ये आती है, इस टाइम अगर ये बॉन्ड बनाए तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, 3, क्योंकि इनके पास इस टाइम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इनकी +3 हो सकती है, तो ये +3 शो कर सकते हैं इनकी वजह से। ये कौन सा है इनका आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना, ये था ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में होता है। अब कंडीशन ये आती है, क्योंकि इनकी वैलेंस सेल में नाइट्रोजन को छोड़ दें, बाकी सबकी वैलेंस सेल में क्या होती है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होती है, यानी कि इनके पास Nd ऑर्बिटल होते हैं, और ये Nd ऑर्बिटल d में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, तो इनके पास Nd ऑर्बिटल है, इस टाइम मैंने बताया कितनी आ रही है, +3। अब तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3, ये ध्यान रखना, किस वजह से, इन तीनों इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब कंडीशन आती है इनकी वैलेंस सेल में है d ऑर्बिटल जो वैकेंट पड़े हैं, तो क्या होता है, ये जो s इलेक्ट्रॉन है, ये s इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पहुंच जाता है। s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के एक्साइट कैसे होता है, या इसे करने के 2 मेथड होते हैं, कि 2 तरीके से एक्साइट हो सकता है। पहली कंडीशन, ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक दूसरा है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का इस पर रिपल्सन लगाना, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर इस पर रिपल्सन लगाते हैं तो भी एक्साइट हो जाता है। तो 2 तरीके से एक्साइट हो सकता है, एक तो जो पहले बॉन्ड बनेंगे उसकी वजह से, और दूसरा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से। और ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होकर यहाँ आ जाए तो यानी कि अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर पहुंच जाए तो क्या होगा, ये 3 थी मैंने बताया, 3 शो करा, तो ये एक्साइट होकर आगे आ जाए तो क्या होगा, S में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और कहां पहुंच जाएगा वो, D। अब आप देख सकते हो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस टाइम, 5, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बना सकता है। तो पहले ये 3 बना रहा था, अब 5 बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले +3 थी और अब +5 है। +5 कब आए, जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, और एक्साइट होकर कहां गया, D, ये ध्यान रखना। तो +5 तब आती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है 5 अनपेयर्ड, तो इसका मतलब इसकी मेन और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती हैं, एक +3 और एक +5। तो ये हमें यहाँ लिखना है कि मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लो, लिखिए जरा इसको,
पहले लिखे हुए मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ group 15 elements are +3 and +5. +3 and +5. Most common positive oxidation state of group 15 elements are +3 and +5. और वो कैसा है ये मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया, इसे बना लेना, आपको पता होना चाहिए कैसे। अब हमें पढ़ना है इनका ट्रेंड, ये डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी घटेगी बढ़ेगी सेम रहेगी कैसी होगी, इनका हमें ट्रेंड स्टडी करना है। बहुत जल्दी सब नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये हम इसमें देखो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Br, ये 5 एलिमेंट। अगर हम इनके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो ये +5 शो करता है, ये +5 शो करता है, ये करता है, ये करता है, Bi नहीं करता, Bi +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो इसका मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन +5 शो करता है, Bi शो नहीं करता। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही, अभी रीजन आएगा। ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। अब अगर हम स्टडी करते हैं, ध्यान देना होगा +3 की, तो ध्यान दीजिए +3 की क्या कंडीशन है, इधर लिखना चाहे तो +3 नाइट्रोजन शो करेगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Br सारे करते हैं। तो +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो ये तो मैंने एलिमेंट एक तरफ इनकी +5 की स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं, एक तरफ +3, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। किस वजह से, ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। तो आपको एक प्रॉब्लम यहां से पूछी जा सकती है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर का ट्रेंड बताइए, तो याद रखना +5 की तो घटेगी और +3 की बढ़ेगी, और किस वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और याद रखना भाई, देखिए बहुत सारे बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ Bi में होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अलग से डिफाइन भी लिखा दूंगा इसकी। फिलहाल ये ध्यान रखना कि जब s इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं,
और Bi में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्योंकि Bi की इनर सेल में होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन और 4f इलेक्ट्रॉन का पुअर शेल्डिंग है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का भी रोल होता है। अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इन्हें रिपेल करेंगे तो जल्दी एक्साइट होंगे, और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर इन्हें रिपेल नहीं करते तो ये एक्साइट नहीं होते, ये भी ध्यान, तो ये नोट कर लीजिए भाई। हाँ इत्यादि इसमें पड़ी कहाँ सी स्टेबिलिटी, तो प्लस है जो आपने प्लस 3 वाले में स्टेबिलिटी के लिखवाया, ये बड़ी कहाँ पे है? सब्सोनर 1 प्लस 3। देखो नाइट्रोजन 5 पे शो कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, तो नाइट्रोजन 5 में पहुंच सकता है, तो इसको मतलब 5 वाली स्टेबल है इसकी तरफ। नाइट्रोजन दोनों में पहुंच सकता है ना, 5 में भी 3 में, तो नाइट्रोजन 5 में जा रहा है, इसको मतलब 3 कम स्टेबल, और Bi सिर्फ 3 में है, 5 में जाता है, तो Bi की सिर्फ +3। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी लिखा रहा हूं, बता भी रहा हूं, तो दोबारा से सुन लीजिए भाई, जो भी आपको पता कि जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद हो जाता है, इसको ही हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो ये याद रखना, ये ट्रेंड काफी पूछा जाता है जो आपके सामने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड जो हमें पता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई वो आपको समझाया एक्साइटेशन से। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है पहले वो लिख लें एक लाइन। इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? हेडिंग है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए भाई, इसके डिफाइन ध्यान रहेगा, NS इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है, यानी कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, प्रॉपर डिफाइन ये है, एज वी मूव down the group, as we move down the group, comma, as we move down the group, the tendency of S electron, as we move down the group, comma, the tendency of S electrons of the valence shell, S electrons of the valence shell to participate in bonding, in bond formation, decrease, this reluctance of the S electron to participate in bond formation, S electrons to participate in bond formation is called inert pair effect. अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, this is due to
this is due to poor shielding of NH2 electron, poor shielding of NH2 electrons of the valence shell by intervening D and F इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर। क्यों नहीं करता? तो देखो अभी बताया, मान लीजिए एनएस इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो एफ और डी होते हैं ये इसको रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, एक्साइट होगा। ये अंदर सेल अंदर की एफ इलेक्ट्रॉन या डी इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल करेंगे, ये एक्साइट होगा। लेकिन आपको पता है कि जहां एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से बाहर वालों को रिपेल नहीं करते, और रिपेल नहीं करेंगे तो रिपेयर्ड नहीं होंगे, रिपेयर्ड नहीं होंगे तो बॉन्ड नहीं बना। ये सिर्फ बीआई में ऑब्जर्व होता है, ये बीआई में ऑब्जर्व होता है, ये आपको। तो दोबारा से सुन लीजिए, देखिए हमने इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, निगेटिव में थी -3, पॉजिटिव में क्या है +3 और +1, ये आपको याद। अच्छा, तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज की बात करें, अब ध्यान देना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या होती है? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज लिखते रहो, इसी में चल रहा है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या है भाई? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स क्या होगी भाई रेंज? आपको पता है -3 to +5, ये भाई मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5 तक हो सकती है, ये कंडीशन आती है। क्या है रेंज? -3 से +5। अब देखिए मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं इसमें, -3 और +5 से रिलेटेड है, कुछ प्रॉब्लम है, सुनिए जरा। देखिए जब भी कोई एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मिनिमम है, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रखना, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। जब भी कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही वो क्या कर सकता है? सिर्फ अपने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, और जब वो बढ़ा सकता है तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम क्या कहेंगे, लिखे जाए, इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट comma element acts as in minimum oxidation state comma element acts as reducing agent, सिर्फ reducing agent होता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, घटा तो सकता नहीं, मिनिमम में था। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, हाँ करण दीक्षित, सर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है +3 माइनस पूरी रेंज होगी ना। देखो निगेटिव में -3 थी, पॉजिटिव में +5 तक पहुंची, पता है? यस सर। तो रेंज क्या होगी?
ठीक है सर, +3 तो बीच की है। ठीक है सर। इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई है तो आपको पता है उससे ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, घटा सकता है। और जब अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में घटाएगा तो क्या कर सकता है वो, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है एलिमेंट XH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम करता है। अब आती है इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, देखो ना ही तो इंटरमीडिएट में बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरीके से काम करता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट XH intermediate oxidation state, element XH oxidizing as well as reducing agent. XH oxidizing as well as reducing agent. जब वो इंटरमीडिएट में होगा तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरीके से काम कर सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी, ये हमें पता। हमें एक बच्चे ने लिखा है रिलक्टेंस का मतलब है डिक्रीज इन बॉन्डिंग, यानी कि कहता है दिस डिक्रीज इन रिएक्टिविटी कह सकते हो, यानी कि कम होने को रिलक्टेंस कहते हैं। ये कहा एट वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ S इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज। दिस रिलक्टेंस यानी कि डिक्रीज होने को ऑफ द S इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी कम रिएक्टिव होने को कहते हैं। चलिए भाई, तो ये ध्यान रखना। अब हमसे यहाँ एक तो प्रॉब्लम पूछे जाता है, सुनिए वो क्या। यहाँ प्रॉब्लम आती है Bi5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? Bi5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। Bi+5 या ऐसे भी लिखा जाता है BiB। कुछ बच्चे सोचते हैं कंपाउंड है, ये कंपाउंड नहीं है। ब्रैकेट में रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, BiB नहीं है, Bi5 है भाई। ये ध्यान से सुन लो जरा, Bi5 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यों? तो देखो अभी मैंने बताया Bi की ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +3, और यहाँ क्या है +5 में, +5 इसकी अनस्टेबल है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +5 में अनस्टेबल है, इस वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए Bi5 acts as strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? दिस इज बिकॉज Bi+5 या Bi5 act as strong oxidizing agent. This is because Bi+5 easily convert into Bi5 converts into Bi+3 by gain of electron. Bi5 convert into Bi+3 which is stable. या एक लाइन एक मिनट स्टेटमेंट। दिस इज बिकॉज Bi5
convert into Bi3 by gain of electrons and Bi plus 3 is more stable, and Bi plus 3 is more stable due to inert pair effect. Inert pair effect. ये ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेन थी ऑक्सीडेशन स्टेट इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सबसे जो मेन और लेंथी होता है एक्सप्लेनेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट का है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको मैंने समझाया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, एनएस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करना और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या फर्क पड़ा। ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है हायर की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स अच्छी तरीके से पढ़ना। अब ये तो हो चुका ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट। अब आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। नाइट्रोजन इनके अलावा भी कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे वो +1 भी करता है, +2 भी करता है, वो +4 भी करता है। तो नाइट्रोजन की कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, बस एक लाइन हमें वो लेनी। लेकिन मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के 3 है, -3, +3, +5। लेकिन अगर कोई और एलिमेंट कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जो मैंने बताया नाइट्रोजन करता है। देखिए जरा इसके बाद देखिए नाइट्रोजन ये नेक्स्ट पॉइंट हो नाइट्रोजन because of its small size nitrogen because of its small size, high electronegativity, nitrogen because of its small size, high electronegativity and strong tendency to form p-pi multiple bond, मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड क्या है, p-pi, इसका मतलब होता है p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बना है। एक का p ऑर्बिटल दूसरे का p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, इसको कहते हैं p-pi। एक का p और दूसरे का p आपस में जोड़कर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, उसे कहते हैं p-pi मल्टीपल बॉन्ड। ये ध्यान रखें p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स। shows all the oxidation state from -3 to +5 as shown below। मतलब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है -3 से +5। सिर्फ किस वजह से, इसका साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पाई बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से। अब कौन से हैं तो देखिए मैं कुछ कंपाउंड से लिखा और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखो कि सब टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। पहला कंपाउंड है NH3 -3, दूसरा कंपाउंड है NH2 पता है भाई किसी को नाम इसका,
-2 है, NH2 NH2 दिस इज नोन एज हाइड्रोजन। नेक्स्ट है NH2OH हाइड्रोक्सिलमीन, यहाँ -1 होती है, N2 यहाँ 0 होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड दिस इज नोन एज लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड दिस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी कि इसे सूंघने के बाद हंसी आती, NO+2 N2O3+3, फिर है NO2+4 और N2O5+5। तो आप देख सकते हो इसने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी। किस वजह से करी? नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है अगर पूछा जाए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म p5 मल्टीपल बॉन्ड्स, ये आसानी से p5 मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, तो इस वजह से ये ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हमें यहाँ एक प्रॉब्लम आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसीलिए अभी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन की ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है देखो माइनस से लेकर +5, बाकी की 3 थी -3, +3 या +5, लेकिन नाइट्रोजन की सब। अब एक कंडीशन अभी मैंने आपको बताया, जब कोई एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या होता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर इंटरमीडिएट में है तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों है, और वो क्या कर सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो 2 एग्जांपल हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के आपसे पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन आएंगे और कुछ नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन, नोट दिस, डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ intermediate oxidation states are disproportionate, disproportionate, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है तो फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आ जाए कंप्लीट द रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए, ये HNO2 है, नाम है नाइट्रस एसिड। जब हम इसको हीट करते हैं, नाइट्रस एसिड है, ये हीट करने पर नाइट्रिक एसिड बनाता है, NO बनाता है और H2O बनाता है। बैलेंस करें तो ये बैलेंस, देखो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, यहाँ कितनी आ रही है, +2, यहाँ +5। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है H3PO3, अगर हम इसको हीट करें H3PO3, इससे बनता है H3PO4 और PH3, नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इससे बनता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
और फॉस्फीन। देखो दोनों रिएक्शन को याद कर लेना, यहाँ फॉस्फोरस +5 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है। आप देख सकते हो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, हम फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज। ये दोनों रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वर्ड्स में भी पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो लगाना जरूरी नहीं है, फॉस्फोरस एसिड हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड हीटेड, तो आपको बना फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फीन बनेगा। ऐसे ही नाइट्रस एसिड को अगर हीट करें तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब नेक्स्ट है भी इसकी, ये थी केमिकल रिएक्टिविटी का पहला पॉइंट जिसे हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट कंडीशन है इसमें ही मैक्सिमम कोवेलेंसी। कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? नाइट्रोजन, वैसे तो मैं अलग से लिखा था एनोमलस बिहेवियर में लिखा दूंगा, चलो उसमें यहाँ जरूरत नहीं। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है क्योंकि उसके पास 4 ऑर्बिटल है, वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन जब लिखूंगा उसमें लिखाऊंगा, फिलहाल तो आप ये नोट कर लिया। नेक्स्ट है हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सेकंड नंबर। पहला हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो जरा ध्यान देना, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो कैसे रिएक्शन करेगा? देखिए ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ दीज एलिमेंट्स। हाइड्रोजन इन एलिमेंट से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता है, और जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो इन एलिमेंट पे कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या आ सकता है? माइनस। तो जब ये एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव आता है तो इन पे नेगेटिव आता है। अब इनके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि चार्ज बैलेंस करें तो एक एलिमेंट के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसका मतलब ये जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं EH3 फॉर्मूले के हाइड्राइड्स बनाते हैं, सॉरी EH3 तो ये क्या करते हैं? EH3 फॉर्मूले के हाइड्राइड बनाते हैं। तो इनके ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करके EH3 फॉर्मूले के हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये हमें लिखना है, तो लिखिए जरा सी all the elements of group 15 elements, all the elements of group 15, all the elements of group 15 form for volatile, volatile जानते हो जिनकी वेपर्स बन जाते हैं, volatile ट्राइहाइड्राइड्स ऑफ फॉर्मूला, ट्राइहाइड्राइड्स ऑफ फॉर्मूला EH3 where E क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Br, इनमें से कोई भी हो सकता है। These are named as इनके नाम भी लिख लीजिए भाई, पता होना चाहिए। NH3 पता है आप सबको, अमोनिया, PH3, फॉस्फीन, ASH3,
RC SB/S3 STB और BI/S3 बिस्मुथिक ये इनके नाम थे। हाँ भाई, अमोनिया फोस्फीन आर्सीन स्टीबीन और बिस्मुथिन, ये इनके नाम। तो यानी कि जब भी कभी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? देखिए भाई, ये हाइड्राइड सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक प्रॉब्लम आपको कंसेप्चुअल में आएगी, याद रखना। एक प्रॉब्लम हाइड्राइड चाहे 15 के आ जाए, 16 के आ जाए या 17 के, 100% एक या दो प्रॉब्लम आपको कंसेप्चुअल की इससे मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरीके से हमें समझना है और लिखना है। चलिए अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनके अब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ये सेकंड पॉइंट में ही पूरी डिटेल आएगी। लिखिएगा, हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जो हमने ये ऊपर हाइड्राइड्स लिखे हैं, अब इनके कैरेक्टर्स। सबसे पहला इनमें आता है बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, कल मैंने एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, मैंने बताया था कि 3 मॉलिक्यूल को अगर हम छोड़ दें, किस किस को? NH3, HF और H2O, उन 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी सब में वंडरवाल फोर्स, और वंडरवाल फोर्स साइज बढ़ने से या मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ता है। तो अगर मैं इस NH3 को एक तरफ छोड़ दूं तो बाकी में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? बिस्मुथिन का, BiH3 का सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अब यानी कि डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स बढ़ता है। एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। NH3 का अनएक्सपेक्टेड हाई आएगा क्योंकि इसमें H होता है। तो हम क्या लिखेंगे? HV मूव डाउन द ग्रुप, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, एज ए रिजल्ट क्या होगा? या ऐसे कह सकते हैं, फ्रॉम फॉस्फोरस टू Bi क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उससे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये हमें लिखना है। लिखिए, फ्रॉम PS3 टू BiS3 या एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ऐसे भी लिखते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, as we move down the group from PS3 to BiS3, PS3 to BiS3, molecular mass increase, लिखो, molecular mass increase, as a result magnitude of van der Waal force increase as we move down the group from PS3 to BiS3, molecular mass increase, as a result magnitude of van der Waal force increase, and hence
boiling point increase. Boiling point increase. Boiling point increase हो जाता है and hence boiling point increase. Boiling point increase होंगे ये आपको जानते हैं। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं फ्रॉम PS3 टू BIS3 मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है जिसकी वजह से मैग्नेटोड वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे कम किसका होगा? PS3 का, इससे ज्यादा ASH3 का, इससे ज्यादा SBH3 का, उससे ज्यादा BIS3 का। ये ट्रेंड है, लेकिन इस ऑर्डर में बीच में NH3 आ जाता है। अब NH3 बीच में क्यों आता है तो ध्यान दीजिए। अब NH3 बीच में क्यों आता है? हाँ अभय राठी, सर हमने NH3 क्यों नहीं लिया? NH3 को बीच में क्यों लिया? NH3 में H बॉन्ड है, ये अलग से लिखूंगा ना, बाकी ये एक्सप्लेनेशन से अलग है। ओके सर। ध्यान दीजिए, तो कंडीशन है। अब ये तो ट्रेंड आ गया। अब NH3 का हाई क्यों है तो इसके नीचे लिख सकते हो ड्यू टू H1, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। H बॉन्ड इसमें ये लिखना। अगर कोई आप आपसे ये पूछे NH3 का PS3 ASH3 से ज्यादा है तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी में तो समझ में आई, फोर्स के बेस पे था ये हो कर चुके भाई नोट। सेकंड कैरेक्टर है मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम ट्रेंड लिखना है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है वो ध्यान से सुन लो भाई। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सेम ऐसी है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ट्रेंड लिखे, रिपीट कर लो फिर दोबारा से। ये चेंज होगा ट्रेंड PS3 से ज्यादा ASH3 का, ASH3 से SBH3, उससे BIH3 और सबसे ज्यादा NH3। तो मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा नियर बन जाता है और नियर बनने की वजह से इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट में NH3 का सबसे ज्यादा है। पूछा जाए ऐसा क्यों? ड्यू टू ड्यू टू H1, कौन सी? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। H बॉन्ड या H बॉन्डिंग एक ही बात है। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से इसका सबसे ज्यादा। तो देखिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड आपको याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आया था जो भी आपको बताया। मेल्टिंग में NH3 का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। कर चुके भाई। तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मेल्टिंग में BI को लिखते नहीं भाई, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, BI को ट्रेन में नहीं लिखते, BI को नहीं लिखते, याद रखो। अगर छोड़ना चाहो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया नहीं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है अनस्टेबल। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। हाँ भाई सॉल्युबिलिटी। देखिए वाटर में सॉल्युबल हमेशा वो होगा जो वाटर से H बॉन्ड बनाता है। तो अमोनिया इज more soluble in water due to formation of hydrogen bond. NH3 is
more soluble in water. NH3 is more soluble in water due to formation of H bond with water. अब NH3 is more soluble in water due to formation of hydrogen bond with water. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. And other hydrides do not fall H bond with water and hence they are insoluble in water. नेक्स्ट आती थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, ये हम इसमें चलिए मंडे करेंगे. अगर कल क्लास होगी मैं मैसेज कर दूंगा शाम को. आज शाम को डिसाइड करूंगा, कल क्लास होगी मैसेज कर दूंगा मैं ग्रुप.